समझने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जानिए कि कौन कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के मायने हम आपको इन आधे घंटे में समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। पहली खबर, कास्ट सर्वे जारी रहने के मायने को हम समझाएंगे। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री के त्याग वाले बयान का मतलब आप जान पाएंगे। महीने भर बाद मंत्री जी दफ्तर आने के मायने को भी आप समझेंगे और समझेंगे कि क्यों बिगड़ रहा है बिहार का माहौल। एक खबर और, बिहार में बैंक लूट की वारदात के मायनों को भी आप समझ पाएंगे। पहली खबर, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य में जातीय गणना जारी रहेगी। अदालत ने कास्ट सर्वे पर लगी अंतरिम रोक को हटाते हुए दायर सभी याचिका को खारिज कर दिया। 2 चरणों में बिहार में कास्ट सर्वे का काम हो रहा है। इस बीच 4 मई को कास्ट सर्वे पर याचिका की सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार के लिए बड़ी राहत मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से मिली, जब उच्च न्यायालय ने कास्ट सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और बिहार में जातीय गणना जारी रहने की अनुमति दे दी। करीब 4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले जातीय सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आ गया। पटना हाईकोर्ट ने विरोध की याचिका खारिज कर दी, जातीय गणना पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का अब दरवाजा खटखटाएंगे। 2 चरण में जातीय गणना बिहार में हो रही है। इसी साल 7 जनवरी से कास्ट सर्वे के पहले चरण का काम शुरू हुआ था, जबकि 15 अप्रैल से दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी। सरकार का दावा है कि जातीय गणना का काम 80% पूरा हो गया है। अब पटना हाईकोर्ट के ताजा फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। ओपन कोर्ट में कि जातीय जनगणना वाला केस हम खारिज कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए। आगे क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप आगे क्या करेंगे? ऑनरेबल हाईकोर्ट से जो भी ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। बता दें कि जातिगत गणना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट 5 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। 4 मई 2023 को याचिका के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर रोक लगाई थी। पहले फेज में बिहार में मकानों की गिनती की गई थी। दूसरे फेज में जाति और आर्थिक जानकारी जुटाई जा रही थी। सर्वे के बीच ही अदालत ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता भंग होने का हवाला दिया था। जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसे में राज्य सरकार जातीय गणना नहीं करा सकती, ऐसा कहा गया था, जबकि सरकार ने जातीय गणना को विकास के लिए जरूरी बताया। अब हाईकोर्ट के फैसले पर बिहार में कास्ट सर्वे का काम फिर से शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में कास्ट सर्वे जारी रहने के मायने को जरा समझिए। पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। बिहार में जाति आधारित गणना जारी रहेगी। नीतीश सरकार के लिए पटना हाईकोर्ट से राहत भरी खबर है। 4 मई 2023 जब पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई थी, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 7 जनवरी 2023 को बिहार में कास्ट सर्वे शुरू हुआ। 2 चरणों में बिहार में जातीय गणना कराई जा रही है और 15 अप्रैल 2023 को कास्ट सर्वे के दूसरे चरण का काम शुरू हुआ। याचिकाकर्ता की अपील पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई और कास्ट सर्वे से लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी का दावा सरकार ने किया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और एसीएस के पाठक के बीच विवाद के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर 27वें दिन शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचे। शिक्षा मंत्री विभाग में पेंडिंग फाइलों का निपटारा उन्होंने किया और साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। आप्त सचिव केएन यादव भी शिक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचे। दरअसल पीत पत्र के विवाद में आप्त सचिव केएन यादव की विभाग में एंट्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी केएन यादव ऑफिस पहुंचे और विभागीय कार्यों में दखल अंदाजी करते दिखे। केएन यादव की पीएचडी डिग्री को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। तो महीने भर बाद मंत्री जी के दफ्तर आने को जरा समझिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लंबे समय से ऑफिस नहीं आ रहे थे। 27 दिन बाद मंगलवार को दफ्तर पहुंचे। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने से उनकी नाराजगी की खबर थी। सवाल है कि क्या अब शिक्षा मंत्री की नाराजगी दूर हो गई है?
सवाल यह भी है कि क्या शिक्षा मंत्री का दफ्तर पहुंचना उनकी मजबूरी है? समझना यह है कि मंत्री चंद्रशेखर ने नाराज होकर के पाठक को पत्र भेजा था। शिक्षा मंत्री के सरकारी आप्त सचिव कृष्णानंद यादव ने चिट्ठी लिखी थी। मंत्री ने के पाठक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। मनमाफिक फैसले लेने का पाठक पर आरोप लगाया था। एसीएस के पाठक ने भी बेहद कड़े अंदाज में इसका जवाब दिया था। आगे बढ़ते हैं। कल दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि एनडीए स्वार्थ नहीं त्याग की भावना से बना है। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा कि बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद कैसे गठबंधन धर्म के तहत नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। पीएम ने इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। एनडीए को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पीएम एनडीए के सांसदों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में एनडीए सांसदों से मुलाकात के बाद पीएम ने कई बातें कही, जीत का मंत्र दिया। कहा, एनडीए स्वार्थ नहीं त्याग की भावना से बना है। बिहार में जेडीयू से ज्यादा विधायक होते हुए भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। पंजाब में अकाली दल के साथ सरकार में अच्छी संख्या में विधायक होते हुए भी डिप्टी सीएम का पद नहीं मांगा। हमने शुरू से ही त्याग किया है, गठबंधन धर्म निभाया है। राम मंदिर के अलावा और भी काम है। जनता के बीच जाइए, जो रूठे हैं, नाराज हैं, उन्हें मनाइए। प्रधानमंत्री ने सहयोगी दलों के सांसदों को प्रेरित किया तो अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस त्याग की बात कर रहे हैं? उन्होंने तो अपने सहयोगियों को, जेडीयू के पार्टी को तोड़ा, अरुणाचल में तोड़ा। प्रधानमंत्री जी, यह आपका त्याग नहीं है, और अगर आपका त्याग रहता तो आपने 2015 के चुनाव में आपने नीतीश कुमार जी को बिहार के सत्ता से बेदखल करने की अपनी पूरी ताकत लगाई थी। नीतीश कुमार जी ने सत्ता से बाहर क्या किया? भाजपा को त्याग और तपस्या के किस्से याद आने लगे। भाई सही बात है कि भाजपा बहुत ही त्यागी पार्टी है। जिनपिंग से अपनी मित्रता निभाने के लिए भाजपा ने भारत की जमीन का त्याग कर दिया। तो वहीं बीजेपी के नेता नीतीश को याद दिला रहे हैं कि किस तरह कम सीट होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जब 2000 में भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें आई, समता पार्टी को 34 सीट के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना। जिस प्रकार से 43 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को आया और मोदी जी की इच्छा के कारण फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना। बता दें कि पीएम से मुलाकात के लिए एनडीए के 338 सांसदों को क्षेत्र के हिसाब से 10 ग्रुप में बांटा गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री सांसदों से मुलाकात करते हैं, उनके क्षेत्र का फीडबैक लेते हैं। इसी बीच नीतीश कुमार का नाम लिए जाने और गठबंधन धर्म निभाने की बात को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री के त्याग वाले बयान को समझिए। प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को जीत का मंत्र दिया है। एनडीए को स्वार्थ नहीं त्याग की भावना से बना गठबंधन बताया और बिहार में ज्यादा विधायक होते हुए भी नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात कही। पंजाब में अच्छी संख्या के बावजूद अकाली दल से डिप्टी सीएम की मांग नहीं की। पीएम ने एनडीए सांसदों को जनता के बीच जाने का निर्देश दिया। तो पीएम के त्याग वाले बयान पर सियासत गर्म है। पीएम से मुलाकात के लिए एनडीए के 338 सांसदों को क्षेत्रवार बांटा गया है। 10 ग्रुप में बटे सांसदों से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम उनके क्षेत्र का फीडबैक लेते हैं। पीएम के नीतीश कुमार का नाम लिए जाने पर सियासत तेज है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बैंक लूट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। अभी कुछ ही दिन पहले मुजफ्फरपुर और नालंदा में बड़ी लूट हुई थी, लेकिन आज फिर से वैशाली में हुई बड़ी लूट ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा किया है। बिहार में बेखौफ अपराधियों का उत्पात लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह बैंक खुलते ही बदमाशों ने एक बार फिर से बैंक को निशाना बनाया और बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर फरार हो गए। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के साथ बैंक पर धावा बोला और लालगंज ब्रांच से 1 करोड़ से ज्यादा की लूट कर ली। एक्सिस बैंक है ये, और यहाँ पर 4 की संख्या में अपराधी बताए जा रहे हैं जो हेलमेट पहने हुए थे। बाइक सवार ये अपराधी
पहले उन्होंने रेकी की इस बैंक में और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 बाइक पर आए 4 की संख्या में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार की सुबह ब्रांच खुलते ही अपराधी 10:56 पर बैंक के अंदर दाखिल हुए। अपराधियों ने बैंक के स्टाफ को गन पॉइंट पर रखा और आराम से घटना को अंजाम दिया। बदमाश बैंक का लॉकर खुलवाकर कैश ले गए। एक्सिस बैंक में यह घटना घटी है। बैंक मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हुई। 4 या 5 अपराधी, 4 तो अंदर दिख रहे हैं, एक बाहर रहने की बात भी आ रही है। अपराधियों ने पैसे ले जाने के लिए बैंक के अंदर ही मौजूद कस्टमर से बैग लिया और उसमें कैश भरकर करीब 11:06 पर फरार हो गए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपराधियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। मामले की जानकारी पर पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस पर काम हम लोग करना शुरू कर दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केस डिटेक्ट होगा। बैंक में सिक्योरिटी है लेकिन वो अनआर्म्ड गार्ड है। गार्ड तो है लेकिन उसके पास कोई फायर आर्म्स नहीं है। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें घटना से पहले एक महिला और एक युवक एटीएम में पैसा निकालने आते हैं, लेकिन संदेह है कि उन्होंने घटना से पहले बैंक की रेकी की और अपराधियों को बैंक की सारी स्थिति बताई। जैसे ही वे एटीएम से निकले उसके बाद ही अपराधी बैंक में आ धमके और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इन बदमाशों ने भागने के लिए एक अलग ही ट्रिक अपनाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 बदमाश हाजीपुर की तरफ भागे तो बाकी 2 मुजफ्फरपुर की तरफ भाग निकले। बिहार में बैंक लूट की घटनाएं नहीं थम रही। बीते कुछ महीनों में बैंक लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से लूट हुई थी। इसके अलावा पिछले महीने नालंदा में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से लूट हुई। यहां बदमाश 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बिहार में लूट की बढ़ती घटनाएं चिंता की बात है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट नहीं है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। आखिर बिहार में क्यों बढ़ी बैंक लूट की घटनाएं, इसके मायने को जरा समझिए। बिहार में लूट की वारदात लगातार बढ़ रही है। 3 जुलाई को नालंदा में 11 लाख की लूट हुई। 4 जुलाई की तारीख जब मुजफ्फरपुर में 9 लाख की लूट हुई। 3 दहाड़े बदमाश घटना को अंजाम दे रहे हैं और वारदात के बावजूद प्रशासन अलर्ट नहीं है। बैंकों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती। ज्यादातर बैंक के गार्ड आधुनिक हथियारों से लैस नहीं होते। बैंक प्रबंधन लगातार सुरक्षा की मांग प्रशासन से करता है और पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने का दावा करते हैं। बावजूद इसके बैंकों को निजी गार्ड के भरोसे छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का माहौल कौन खराब कर रहा है, यह सवाल इसलिए क्योंकि कई जिलों में मुहर्रम जुलूस के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अच्छा संदेश नहीं दे रही। कैमूर जिले में अभी धारा 144 लागू है और जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया है। दरअसल ताजिया जुलूस में 2 पक्षों के बीच झड़प के बाद कैमूर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और माहौल को शांत कराया, लेकिन रविवार को फिर दोबारा शांति भंग करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। कैमूर जिला प्रशासन कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। जैसे बोधगया जो भी घटनाएं 3 FIR दर्ज किया गया है, अलग अलग जो घटनाएं हुई है उसकी, और कुल 77 नामजद के अलावा करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने 500 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज किया है और शहर की शांति व्यवस्था भंग करने वालों को सख्त हिदायत भी दी है। अचानक से फिर कोई अफवाह फैलाया गया कि ऐसा हो रहा। स्थिति आज की डेट में पूर्णतः शांतिपूर्ण है, सुबह से है, शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई अभी। और इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सख्ती का प्रयोग करते हुए 3 FIR भी दर्ज किए गए हैं। 40 से ज्यादा इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, कई नामजद अभियुक्त हैं और साथ ही साथ लगातार इसमें हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास में। बात सिर्फ कैमूर की ही नहीं, इससे पहले सहरसा में भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया, जहां मारपीट के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। फिलहाल इलाके में माहौल शांत है। इससे पहले दरभंगा के कल्याणपुर में भी ताजिया जुलूस में फायरिंग के बाद माहौल बिगड़ गया था। तो दरभंगा के बहेड़ी में 2 गुटों के बीच पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। 23 जुलाई को मब्बी थाना इलाके में बवाल हुआ, जिसमें पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। वहीं मधुबनी के बाबूबरी में 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक ASI का सिर फट गया। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े कर रही है कि बिहार का माहौल आखिर कौन बिगाड़ रहा है। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि कौन खराब कर रहा है
बिहार का माहौल। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कौन कर रहा है कोशिश? हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कौन लगाना चाह रहा है? न्यूज 18 अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न डालें। बिहार में अमन शांति कायम रहे, इसके लिए आपकी सहभागिता भी जरूरी है। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो कौन खराब कर रहा है बिहार का माहौल, इस बात को समझिए। कैमूर जिले में अभी भी धारा 144 लागू है। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। ताजिया जुलूस में दो पक्षों में झड़प हुई थी और सहरसा में भी हंगामे के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया था। दरभंगा से भी खबर आई कि बवाल के वक्त बाद कुछ ही दिन इंटरनेट सेवा बाधित रही। बिहार के कई जिलों में पर्व के दौरान हिंसात्मक झड़प देखने को मिली। मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई के बावजूद माहौल बिगाड़ा जा रहा है। जानबूझकर हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में शोर शराबे के बीच पहला अनुपूरक बजट पास हो गया और इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने अनुपूरक बजट का समर्थन किया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन 11,988 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पास हो गया। चर्चा के दौरान बीजेपी ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए अनुपूरक बजट के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके चलते सदन में कुछ देर तक हो हंगामा होने लगा। बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार पर बजट राशि खर्च करने में लापरवाही का आरोप मढ़ दिया। इसके खिलाफ सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। यही होगा कि सरकार ज्यादा बेहतर होगा कि सरकार अनुपूरक बजट लाने से ज्यादा बेहतर होता। अगर हम लोग देख लें कि इस वित्तीय वर्ष के 4 महीने महोदय बीत गए और अभी तक मात्र 24% ही व्यय हुआ, तो सरकार को ज्यादा बेहतर होता कि अनुपूरक बजट लाने से ज्यादा बेहतर होता कि मूल बजट में जो प्रावधानित राशि है उसको खर्च करने पर। बिजली विभाग की जो स्थिति है कि हम खूब कर्जे लेकर इनको पैसा दे रहे हैं, मगर कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। ये पैसे कहाँ खर्च कर रहा है बिजली विभाग, इसके बारे में या तो सरकार एक विशेष समिति बना के विश्लेषण करा ले। इस बजट के शुद्ध वित्तीय भार की चर्चा अगर हम कर लें तो यह अनुपूरक बजट राजकोष पर 1184.67 करोड़ रुपए का शुद्ध वित्तीय भार। 11,988 करोड़ रुपए के पहले अनुपूरक बजट में से सबसे ज्यादा 7,033 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के हिस्से आया है, जबकि दूसरे नंबर पर नगर विकास और आवास विभाग को 927.49 करोड़ रुपए और तीसरे नंबर पर रहे गृह विभाग को 587 करोड़ रुपए मिले। यही नहीं, विधायक फंड को अनुदान मद में कन्वर्ट किया गया है। अब एसी-डीसी बिल को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट का 94%, 2021-22 में 85% और 2022-23 में बजट का 90% खर्च किया गया। पहले अनुपूरक बजट की रकम भी तय समय पर खर्च हो जाएगी। बजट बढ़ा रहे हैं। पिछले साल 1,01,100 रुपए का हम लोग बजट बनाए। इस बार जो पिछले बजट में मार्च में किए 1,16,400 से अधिक रुपए का किए। हम बजट बढ़ा रहे हैं तो खर्च करने की ताकत भी पैदा किए हैं। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों के वाद विवाद के बीच पहला अनुपूरक बजट पास हो गया। अब सरकार के पास खर्च करने के लिए मूल बजट के साथ साथ अनुपूरक बजट की भारी भरकम रकम आ गई है। अविनाश कुमार, न्यूज 18, रांची। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित मोटोजीपी भारत नोएडा में एक मेगा इवेंट की तैयारी के लिए प्रमुख शहरों की बाइक रैलियों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसके तहत रविवार 30 जुलाई को अहमदाबाद में दूसरी बाइक रैली आयोजित की गई है। वायकॉम 18 और नेटवर्क 18 इन आयोजनों के मीडिया पार्टनर हैं। विशेष रूप से मोटोजीपी प्रीमियर क्लास मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट है, जो अग्रणी निर्माताओं द्वारा बनाई गई विश्व स्तरीय प्रोटोटाइप बाइक पर सबसे कुशल सवारों की मेजबानी करता है। सीजन 2023 अब तक की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 13 देशों में 21 दौड़ों की मेजबानी करेगी, जिसमें भारत में ऐतिहासिक 14वां दौर भी शामिल है। भारत में मोटोजीपी प्रशंसक पूरे रीजन को जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकेंगे। भारत में इवेंट
ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 22 से 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 5 किलोमीटर लंबे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के पास भारत में मोटो जीपी के अधिकार हैं और वो भारत दौड़ का आयोजन कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए एक रणनीतिक कार्यक्रम है। सो मोटो जीपी भारत के लिए कई सारे लोग एक्साइटेड है और ये सारे लोग खास तौर पे आज मोटो जीपी भारत को लेकर के यहाँ पे अहमदाबाद है। क्या कहेंगे, आज कितना एक्साइटमेंट है आपको? So actually this is very first time for me to have in this very big event. 3-4 बार पीटी गया। अभी रिसेंटली मैंने उमलिंगला जाके आया, सोलो जाके आया। जो सारी लाइव कवरेज है वो आप जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पे देख सकते हैं। कैमरा पर्सन शरीक मेहता के साथ दीपिका कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। और आइए देखते हैं